नमस्ते। तो अब हम आ गए हैं अध्याय 7 पर। और अध्याय 7 में जो पहली कहानी है वह है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, अ बेकर फ्रॉम गोवा। यानी कि जो भारत है, इंडिया है, उसकी एक झलक। ग्लिम्प्स का मतलब होता है उसकी एक झलक। अ बेकर फ्रॉम गोवा, और गोवा का एक बेकर। ठीक है, तो हम इस कहानी के बारे में पढ़ने वाले हैं आज। ये कहानी काफी मजेदार है। ये लेखक ने अपनी ही जिंदगी के बारे में लिखा है, तो इसीलिए आपको बहुत ही मजा आएगा जब आप ये कहानी पढ़ेंगे। तो इसके जो लेखक हैं, लूसियो रोड्रिग्स, एक प्रसिद्ध गोवन लेखक थे जिन्होंने कई अंग्रेजी और कोंकणी लोक कथाएं लिखी थी। तो यानी कि ये गोवा में रहने वाले लेखक थे। और आप देखेंगे इनकी कहानियों में भी ये गोवा को ही दर्शाते हैं। तो और ये अंग्रेजी और कोंकणी में, ये दो भाषाओं में ये कहानी लिखते थे। कोंकणी भाषा जो है वह गोवा की ही भाषा है। गोवा के जो लोग हैं वो इस भाषा का प्रयोग करते हैं, कोंकणी भाषा का। और ये लोक कथाएं लिखते हैं, यानी कि फोक टेल्स लिखते हैं। अब हम आते हैं इस कहानी के मुख्य विषय पर। कहानी पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कहानी किस बारे में है, वरना समझ में कैसे आएगा हमें। तो इस कहानी में लेखक एक पारंपरिक गोवन बेकर का पेन पोर्ट्रेट प्रस्तुत करते हैं। तो जो लेखक है वो एक पारंपरिक गोवन, यानी कि गोवा में जो एक ट्रेडिशन या जो एक परंपरा होती है, उसके बारे में, उस बेकर के बारे में बात कर रहे हैं। और उसका एक पेन पोर्ट्रेट। अब पेन पोर्ट्रेट क्या होता है? पेन पोर्ट्रेट का मतलब होता है एक अनौपचारिक रूप में वह इस बेकर का वर्णन करेंगे। कहानी गोवा की परंपरा पर पुर्तगाली प्रभावों की पड़ताल करती है, जिसे आज भी आगे बढ़ाया जाता है। तो गोवा में जो पुर्तगाली लोग हैं, यानी कि जो पोर्चुगीज लोग हैं, जो वहां पे रहने वाले लोग हैं पुर्तगाली, उनके जो प्रभाव हैं, जो कि गोवा में हमें दिखते हैं, उनके प्रभाव जो हैं, उसके बारे में बात करती है ये कहानी। और आप देख सकते हैं, अगर आप कभी गोवा जाएं तो आप देख सकते हैं कि ये जो पुर्तगाली प्रभाव है ये आज भी आपको वहां दिखेंगे। इनको आज भी आगे बढ़ाया जा रहा है। अब कैसे, ये हम अभी देखते हैं। तो अब कहानी पर आते हैं। Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days. तो अब यहाँ पे जो लेखक हैं वे कह रहे हैं कि हमारे जो एल्डर्स हैं, यानी कि जो बड़े बूढ़े लोग हैं, उनको हमने बहुत बार सुना है कि वह यादों में खो जाते हैं या उन बातों को याद करते हैं जो अतीत में है, कि कैसे बहुत ही अच्छे शानदार पोर्चुगीज दिन हुआ करते थे, यानी कि पुर्तगाली दिन हुआ करते थे। द पोर्चुगीज एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड, और पुर्तगाली लोग और उनके जो बहुत ही ज्यादा फेमस, यानी कि बहुत ही मशहूर ब्रेड यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हैं उनकी जो बहुत ही मशहूर रोटियां हुआ करती हैं। Those eaters of loaves might have vanished, but the makers are still there. और फिर जो लेखक हैं वे कहते हैं कि जो वो ब्रेड खाने वाले जो लोग थे, अब वो तो गायब हो गए। वैनिश्ड यानी कि अब वो लोग तो गायब हो गए जो इन ब्रेड को खाते थे। बट द मेकर्स आर स्टिल देयर, पर जो अभी भी इस ब्रेड को बनाते हैं, जो बनाने वाले हैं, वह अभी भी गोवा में आपको दिखते हैं। वह अभी भी गोवा में ही है। We still have amongst us the mixers, the molders and those who bake the loaves. अभी भी आपको गोवा में जो मिलाने वाले हैं ब्रेड को, जो मिलाने वाले हैं, यानी कि मिक्सर्स जो हैं, द मोल्डर्स कौन होते हैं? जो ब्रेड को उसका वह आकार देता है। आपने देखी होगी ना ब्रेड कैसे ऐसी शेप में आती है,
तो ब्रेड को ये जो आकार देना होता है, या अगर ब्रेड गोल है तो वो जो आकार देना होता है वह मोल्डर्स का काम होता है, जो ब्रेड को मोल्ड करते हैं, उसे आकार देते हैं। एंड दोज हु बेक द लोव्स, और आखिर में वो जो कि उस ब्रेड को सेकते हैं या बेक करते हैं। तो मिक्सर्स, मोल्डर्स एंड वो जो इसको बेक करते हैं, सेकते हैं। Those age old time tested furnaces still exist। और फिर जो लेखक है वह हमें इस चीज का ये चीज बताना चाह रहे हैं कि कैसे अभी तक इतनी पुरानी एज ओल्ड टाइम टेस्टेड, इतनी पुरानी जो फर्नेसेस हैं, यानी कि जो भट्टियां हैं, वह अभी भी मौजूद हैं। The fire in the furnaces has not yet been extinguished। और जो आग यानी कि जो फायर है उन भट्टियों में वो आज तक नहीं बुझी है। एक्सटिंग्विश्ड का मतलब क्या होता है, वह आज तक नहीं बुझी है। The thud and jingle of the traditional baker's bamboo। जो बेकर हुआ करता था, यानी कि जो ब्रेड को सेकता है, जो पारंपरिक बेकर है, ट्रेडिशनल बेकर यानी कि पारंपरिक जो एक बेकर है, तो वह एक बैम्बू यानी कि वह एक बांस अपने साथ लेके चलता था, और उसकी जो आवाज, और उसमें से जो टंग 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 की आवाज आती थी जब वह उसको अपनी सड़क पर पटकता था चलते वक्त, तो वह कह रहे हैं कि उसकी आवाज आती थी, हेरल्डिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग, जिससे हमें पता चलता था कि मतलब उससे हमें एक घोषणा होती थी। वह जो आवाज थी बांस की, वह एक घोषणा की तरह थी। हेराल्डिंग मतलब घोषणा, वह घोषणा हुआ करती थी कि अब जो बेकर है वह सुबह सुबह आ गया है। कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस। तो वह जो आवाज है, वो जो बांस की आवाज है, वह आज भी कुछ जगहों पर सुन सकते हैं आप अभी भी। Maybe the father is not alive, but the son still carries on the family profession। हो सकता है कि जो पिता है यानी कि जो फादर हैं वह जिंदा ना हो, बट जो उनका बेटा है, जो सन है, वो अभी भी इस व्यापार को आगे बढ़ा रहा है। फैमिली प्रोफेशन यानी कि इस व्यापार को वह अभी भी आगे बढ़ा रहा है। These bakers are even today known as पादेर in गोवा। अब ये जो बेकर्स हैं, इनको आज भी गोवा में पादेर कहा जाता है। पादेर जो है वो पुर्तगाली भाषा में बेकर को कहा जाता है। पुर्तगाली भाषा में बेकर को पादेर कहा जाता है। तो आज भी गोवा में इन लोगों को पादेर के नाम से ही जाना जाता है। अब मैं आशा करती हूँ आपको यहाँ तक सब समझ में आ रहा है, और क्या आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा एक अच्छा महसूस होता है जब आप ये कहानी पढ़ते हैं, क्योंकि आप उन दिनों के बारे में सोच सकते हैं कि उस समय में कैसा हुआ करता था। अब जैसे आज का जो समय है उसमें तो इतना सब कुछ है कि आपके पास फोन है, आपके पास अलग अलग दुकानें हैं चीजों के लिए, तो आप नहीं देखते किसी एक बेचने वाले को, वो भी ब्रेड बेचने वाले को, ऐसे सड़क पर घूमते हुए, घरों में जाते हुए। पर तो आप इसलिए महसूस कर सकते हो, एक अच्छी भावना आपके अंदर आती है जब आप एक कहानी पढ़ते हैं कि उस समय में कितना ज्यादा सब कुछ साधारण था, कितनी सादगी थी हर चीज में। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, द बेकर यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड। अब जो लेखक हैं वह कह रहे हैं कि जो हमारा बचपन था गोवा में, चाइल्डहुड यानी कि जो हमारा बचपन था गोवा में, तो जो बेकर हुआ करता था वो हमारा दोस्त, हमारा कंपेनियन यानी कि हमारा साथी, और हमारा गाइड यानी कि हमारा मार्गदर्शक हुआ करता था। He used to come at least twice a day। अब जो बेकर था वो दिन में 2 बार तो आता ही आता था, 2 बार दिन में वह हमेशा आता था बेकर। Once when he set out in the morning on his selling round, एक बार वह तब आता था जब वह
सुबह-सुबह बेचने के लिए सामान निकलता था, अपनी ब्रेड्स को सेलिंग यानी कि बेचना। तो वह जब बेचने के लिए निकलता था, एक तो वो तब उन्हें मिलता था उन बच्चों को, एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न्ड आफ्टर एम्प्टीइंग हिज ह्यूज बास्केट, और फिर वापस मिलता था जब वह लौटता था। रिटर्न यानी कि जब वह लौटता था अपने उस बड़ी सी टोकरी, बास्केट यानी कि टोकरी, अपनी उस बड़ी सी टोकरी को खाली करने के बाद, यानी कि वह अपनी सारी जब ब्रेड बेच देता था और वापस घर आ रहा होता था, तब वह दूसरी बार उनसे मिलता था। The jingling thud of his bamboo woke us up from sleep, and we ran to meet and greet him. तो जो अब उसके बांस की जो आवाज हुआ करती थी, उसकी वजह से जो बच्चे थे यानी कि जो लेखक थे वह उठ जाते थे नींद से, स्लीप यानी कि वह नींद से उठ जाते थे और भागकर उस बेकर से मिलने के लिए चले जाते थे। Why was it so? अब वह कहते कि ऐसा क्यों था? Was it for the love of loaf? क्या ये इसलिए था क्योंकि मुझे ब्रेड बहुत ज्यादा पसंद थी? फिर वह कहते हैं नॉट एट ऑल, लेकिन फिर लेखक कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं था कि मुझे ब्रेड बहुत पसंद थी इसलिए मैं भागता था बेकर से मिलने के लिए। The loaves were brought by some Pasquin or Bastine, the maid servant of the house. और फिर वो कहते हैं कि जो लोव्स थी, जो ब्रेड थी, यानी कि वह पैस्कीन या बैस्टीन में से, यानी कि पैस्कीन या बैस्टीन जो है वह यहाँ पे जो घर में नौकर थे, मेड सर्वेंट यानी कि जो नौकर थे घर में, उनका नाम है पैस्कीन और बैस्टीन। तो लेखक कह रहे हैं कि जो ब्रेड थी वह पैस्कीन और बैस्टीन यानी कि जो घर के नौकर थे वह लेके आते थे, तो इसलिए वह ब्रेड के प्यार में नहीं भागते थे बेकर से मिलने के लिए। पर वो क्यों भागते थे फिर अब हमें पता चलेगा। What we longed for were those bread bangles which we chose carefully. अब लेखक कहते हैं कि हम तो बस वो जो ब्रेड बैंगल्स थी, यानी कि ऐसे जो आप इस चित्र में देख सकते हैं कि जो एक चूड़ी की तरह दिखने वाली जो ब्रेड होती है, तो वह उसको लेने के लिए भागते थे क्योंकि वह खुद उसे पसंद करते थे कि वह कौन सी ब्रेड लेना चाहते हैं, कौन सी ब्रेड बैंगल, तो इसलिए वह बेकर से मिलने के लिए भागते थे। समटाइम्स इट वाज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, और वो कहते हैं कभी कभार ये बहुत ही मीठी, स्वीट यानी कि मीठी ब्रेड हुआ करती थी, बहुत ही अलग तरीके से बनती थी। स्पेशल मेक यानी कि अलग तरीके से बनती थी। The baker made his musical entry on the scene with the jhang jhang sound of a specially made bamboo staff. अब वापस ये बात दोहरा रहे हैं कि जो बेकर है वह एक बहुत ही म्यूजिकल यानी कि एक संगीत प्रविष्टि करते थे, एक संगीत प्रविष्टि यानी कि म्यूजिकल एंट्री करते थे, और जो उनकी बांस थी जो कि वह खुद बनाते थे, उसकी झांग झांग की आवाज से वह एक संगीत प्रविष्टि करते थे। One hand supported the basket on his head, एक हाथ से वह जो उनके सर पे, हेड यानी कि उनके जो सर पे टोकरी हुआ करती थी उसे संभालते थे, सपोर्ट यानी कि उसे संभालते थे, and the other banged the bamboo on the ground, और जो दूसरा जो उनका हाथ था उससे वह उस बांस को जमीन पर यानी कि ग्राउंड पर बैंग करते थे, यानी कि पटकते थे। बैंग यानी कि उसे पटकते थे, इसलिए उसमें से ये झांग झांग की आवाज आती थी। He would greet the lady of the house with good morning. अब घर की जो लेडी थी यानी कि जो मालकिन थी, वह उन्हें गुड मॉर्निंग कहते थे, सुप्रभात कहते थे, एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू, और फिर जो उनकी खड़ी हुई बांस होती थी उस पर वह अपनी जो टोकरी थी यानी कि बास्केट थी उसको रख देते थे। We kids would be pushed aside with a mild rebuke. और फिर लेखक कहते हैं कि हम जो बच्चे थे हमें डांट कर, रिब्यूक यानी कि हमें डांट कर
या हमें फटकार कर दूर कर दिया जाता था। एंड द लोव्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट। और जो है ब्रेड थी, जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि जो पूरी एक ब्रेड है उसे लोफ कहते हैं, ये जो वर्ड। तो ये जो एक लोफ थी, जो एक पूरी एक ब्रेड थी, वह जो नौकर थे उन्हें दे दी जाती थी फिर। बट वी वुड नॉट गिव अप। पर अब लेखक कह रहे हैं कि हम भी हार नहीं मानते थे। We would climb the bench or the parapet and peep into the basket somehow. फिर लेखक कहते हैं कि अब उन्हें भी कोई तरीका ढूंढना था, तो वह या तो कुर्सी पर या फिर एक रेलिंग पर चढ़कर वह टोकरी में झांकने की कोशिश करते थे किसी तरीके से। I can still recall the typical fragrance of those loaves. और फिर वह कहते हैं कि मैं अभी भी वो जो ब्रेड है उसकी जो बहुत ही अच्छी सुगंध होती है, फ्रेग्रेंस यानी कि जो उसकी बहुत ही अच्छी सुगंध होती है, वह अभी भी उसे याद कर सकते हैं। लोव्स फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन। और फिर वो कहते हैं कि जो एक पूरी ब्रेड आती है, जो ऐसे एक पूरी एक ब्रेड आती है, तो वह कहते हैं कि वह तो बड़े लोगों के लिए होती थी, एल्डर्स के लिए। और जो बैंगल्स थे यानी कि जो ब्रेड थी जो कि एक चूड़ी की तरह दिखती थी, जो कि अभी हमने चित्र में देखा था, ऐसी दिखती थी जो एक ब्रेड, वह वो कहते हैं बच्चों के लिए थी, चिल्ड्रन के लिए थी। Then we did not even care to brush our teeth or wash our mouths properly. और फिर वह कहते हैं कि हमें फर्क नहीं पड़ता था कि हमने ब्रश करे हैं टीथ, यानी कि हमने अपने दांत साफ करे हैं, या अपने जो मुंह है उसको अच्छे से धोया है या नहीं। वॉश आवर माउथ यानी कि मुंह धोना। तो ये कह रहे फिर हमें इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उन्हें उस समय फिर से ब्रेड चाहिए होती थी। एंड वाई शुड वी। और फिर लेकर कहते हैं और हम क्यों इन चीजों के बारे में परवाह करें। Who would take the trouble of plucking the mango leaf for the toothbrush? कौन इतनी मेहनत करे। Who would take the trouble मतलब कौन इतनी मेहनत करे कि एक आम की जो पत्ती होती है, मैंगो लीफ यानी कि आम की पत्ती जो होती है, उसे तोड़कर उसे एक टूथब्रश की तरह इस्तेमाल करें, दंत मंजन की तरह इस्तेमाल करें। तो वह कहते हैं इतना समय किस पर है, इतनी मेहनत कौन करे। अब यहाँ पे हमें एक और चीज समझ में आती है कि कैसे उस जमाने में, अभी तो आपके पास जैसे टूथब्रश होते हैं जिनको आप इस्तेमाल करते, पर उस जमाने में आम की पत्ती इस्तेमाल की जाती थी अपने दांतों को साफ करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कितनी पुराने समय की बात हो रही है। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल। और फिर जो लेखक है वे कहते हैं और इसकी क्या ही जरूरत थी, नेसेसरी यानी कि इसकी क्या ही जरूरत थी। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल। क्योंकि वो कहते हैं कि जो गर्म चाय है, हॉट टी यानी कि गर्म चाय जो है उससे सब कुछ साफ हो जाता था एकदम अच्छे से। आप लोग भी ऐसा लगता है क्या। अब हम कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में जान लेते हैं। पहला है रेमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली। तो ये कहानी की शुरुआत में ही शब्द आया था कि कैसे जो बड़े बूढ़े लोग हैं वह इन चीजों के जो अतीत है उसके बारे में याद करते हैं। तो रेमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली मतलब अतीत के बारे में प्यार से सोचना, अतीत को याद करना। अतीत यानी कि जो बात बीत चुकी है। हेराल्डिंग मतलब घोषणा करना। तो यानी कि जब वह जो बेकर था, जब वह अपनी बांस को लेकर बजाते हुए आता था गलियों में, तो वह जो बांस की आवाज थी वह घोषणा करती थी कि अब बेकर आ गया है, यानी कि हेराल्डिंग इसका मतलब है। रिब्यूक का मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया या तो फटकारना या डांटना होता है। फ्रेग्रेंस का मतलब होता है खुशबू। ये तो आप सभी को मुझे लगता है पता ही होगा। अब हम कुछ चीजों पर चर्चा कर लेते हैं ताकि अभी तक की जो हमारी इस कहानी को लेकर समझ है वह और पक्की हो जाए। जो मुझे पता है कि आपकी है, पर हम तब भी इस बारे में चर्चा कर लेते हैं कुछ प्रश्नों को लेकर। तो पहला प्रश्न है,
What are the elders in Goa nostalgic about? कि गोवा के जो बड़े लोग हैं, वह किस चीज को लेकर नॉस्टैल्जिक यानी कि किस चीज की याद में खोए हुए हैं, किस चीज को वह याद कर रहे हैं। तो गोवा के जो लोग हैं वह उन पुराने अच्छे जो पुर्तगाली दिन थे, उन्हें याद कर रहे हैं और ये याद करें कि कैसे वो लोग बहुत ही अच्छी ब्रेड बनाते थे। और फिर वे कहते हैं कि अब ब्रेड खाने वाले तो गायब हो गए हैं, लेकिन उन्हें बनाने वाले अभी भी हैं गोवा में। दूसरा प्रश्न है, इज ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा? हाउ डू यू नो? कि क्या ये ब्रेड बनाने का जो सिलसिला है वह अभी भी गोवा में बहुत ज्यादा मशहूर है, पॉपुलर यानी कि मशहूर है। हाउ डू यू नो? और आपको ये बात कैसे पता है? तो पहले प्रश्न के उत्तर में ही हमें इसका भी उत्तर मिलता है कि हाँ, ब्रेड मेकिंग यानी कि ब्रेड बनाने की जो कला है वह अभी भी बहुत ज्यादा मशहूर है गोवा में, क्योंकि लेखक ने जैसा कि कहा कि ब्रेड खाने वाले तो गायब हो गए, पर ब्रेड को बनाने वाले अभी भी हैं। और जो बहुत ही पुरानी जो भट्टियां होती थी वह अभी भी मौजूद हैं, इतने समय बाद भी वह मौजूद है। तो इससे पता चलता है कि कैसे जो ब्रेड बनाने की जो कला है वह अभी भी गोवा में बहुत ज्यादा मशहूर है। तीसरा प्रश्न है, व्हाट इज द बेकर कॉल्ड? बेकर जो है उसे क्या कहा जाता है? तो बेकर को हमने समझा था, बेकर को पादेर कहा जाता है, यानी कि बेकर को तो इन्हें पादेर कहा जाता है, जो कि पोर्चुगीज में यानी कि पुर्तगाली भाषा में बेकर को पादेर कहा जाता है, तो इसीलिए इन्हें आज भी गोवा में इसी नाम से जाना जाता है। चौथा प्रश्न है, व्हेन वुड द बेकर कम एवरी डे? बेकर जो था वह हर दिन कब आता था? Why did children run to meet him? और जो बच्चे थे वह उसे मिलने के लिए क्यों भागते थे? तो बेकर जो था, हमने जैसे कि पढ़ा, वह दिन में 2 बार आता था। एक बार तब आता था जब वह बेचने के लिए निकलता था सुबह, और दूसरी बार तब आता था जब वह सब कुछ बेचकर लौट रहा होता था। बच्चे क्यों भागते थे उससे मिलने के लिए? तो वह बच्चे सिर्फ इसलिए भागते थे उससे मिलने के लिए क्योंकि उन्हें चूड़ियों जैसे दिखने वाली जो ब्रेड थी वह पसंद करनी होती थी, चुनना होता था उन्हें, तो इसीलिए वह उससे मिलने के लिए भागते थे। और साथ ही साथ जो बेकर था वह उनका दोस्त, साथी और मार्गदर्शक भी था, इसलिए भी वह उससे मिलने जाते थे। अब हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बोल। अब शादी में जो भेंट दी जाती है, गिफ्ट्स यानी कि भेंट, और मैरिज यानी कि शादी, तो शादी में जो भेंट दी जाती है उनका कोई मतलब नहीं होता अगर वह वो मीठी ब्रेड जो होती है, स्वीट ब्रेड यानी कि जो मीठी ब्रेड होती है जिसे बोल कहा जाता है, तो अगर शादी की भेंट में ये मीठी ब्रेड बोल ना हो तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। जस्ट एज अ पार्टी और अ फीस्ट लूजेस इट्स चार्म विदाउट ब्रेड। उसी तरीके से जैसे कोई भी त्योहार या उत्सव अधूरा है बिना ब्रेड के। Not enough can be said to show how important a baker can be for a village. फिर जो लेखक है वह कहते हैं कि मैं कितना ही कह लूँ वो तब भी कम पड़ जाएगा कि कितना ज्यादा एक महत्वपूर्ण होता है बेकर गांव के लिए। विलेज यानी कि गांव के लिए एक बेकर कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट या कितना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है।
The lady of the house must prepare sandwiches on the occasion of her daughter's engagement. और जो घर की मालकिन है, लेडी ऑफ द हाउस यानी कि जो घर की मालकिन है, वह अपनी बेटी की एंगेजमेंट यानी कि अपनी बेटी की सगाई पर वह सैंडविचेस यानी कि ब्रेड से जो एक डिश बनती है, सैंडविच, तो वह सैंडविच जरूर बनाती थी जो घर की मालकिन थी अपनी बेटी की सगाई के दिन. Cakes and bolhinhas are a must for Christmas as well as other festivals. और क्रिसमस के समय पर, क्रिसमस या किसी भी और त्योहार पर, फेस्टिवल यानी कि त्योहार पर, केक्स एंड बोलिहिनास यानी कि केक और बोलिहिनास यानी कि केक और बोलिहिनास जो है, केक तो आप सभी को पता होगा, आपने हर बार किसी के जन्मदिन पे खाई ही होंगे, लेकिन बोलिहिनास जो है वह बहुत ही एक मशहूर खाने की चीज है पोर्चुगीज यानी कि पुर्तगाली लोगों में. और बोलिहिनास जो होता है वह नारियल से बनी हुई एक ब्रेड, नारियल की ब्रेड या कह सकते हैं बिस्कुट होता है. तो उसे बोलिहिनास कहते हैं. तो क्रिसमस पर या किसी और त्योहार पर केक और बोलिहिनास होना जरूरी होता है. Thus the presence of baker's furnace in the village is absolutely essential. और इसीलिए बेकर की जो भट्टी होती है, एक गांव में वह बहुत ही ज्यादा महत्व रखती है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है. The baker or bread seller of those days had a peculiar dress known as the kabai. अब उस समय में जो बेकर या कह सकते हैं जो ब्रेड बेचने वाले होते थे, उनकी एक बहुत ही अलग पोशाक होती थी. पेक्यूलियर ड्रेस यानी कि बहुत ही अजीब दिखने वाली एक पोशाक होती थी, जिसको कबाई कहा जाता था. अब कबाई दिखती कैसे है ये पोशाक? तो कबाई जो है वह एक फ्रॉक हुआ करती थी जो कि बेकर के घुटनों तक पहुंचती थी, तो उसे कबाई कहा जाता था. It was a single piece long frock reaching down to the knees. वो एक सिंगल पीस यानी कि एक कपड़ा होता था जो कि लंबी सी फ्रॉक होती थी और वह उनके नीज यानी कि उनके घुटनों तक पहुंचती थी. In our childhood, we saw bakers wearing a shirt and trousers which were shorter than full-length ones and longer than half pants. अब बचपन में उन्होंने ऐसे बेकर्स को देखा है जो कि एक शर्ट और ट्राउजर्स यानी कि ऐसे पैंट पहनते थे जो कि पूरी लंबाई से छोटी थी एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स. लेकिन जो हाफ पैंट यानी कि वो पैंट जो कि घुटनों तक आती है, यहाँ तक आती है जो पैंट, उससे लंबी थी. तो यानी कि पूरी लेंथ यानी कि यहाँ तक जो एक पैंट आती है उससे छोटी है ये, लेकिन घुटनों तक जो पैंट आती है उससे लंबी है, यानी कि बीच में कहीं पर ये पैंट आती है, जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं. Even today, anyone who wears a half pant which reaches just below the knees invites the comment that he is dressed like a pader. तो आज भी कोई अगर ये हाफ पैंट पहनता है जो कि यहाँ तक आते हैं घुटनों से थोड़ा नीचे, वो
उस मतलब जो लोग हैं वह यही कहते हैं फिर कि ये एक पादेर की तरह कपड़े पहना है, क्योंकि ये जो पोशाक है ये पादेर ही पहना करते थे। तो अब अगर कोई नॉर्मल इंसान भी, साधारण इंसान अगर ये पोशाक पहनता है, ये पैंट पहनता है, तो यही कहा जाता है कि वह एक पादेर की तरह कपड़े पहने हैं। आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आ रहा है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। अब जो बेकर है वो जो पैसे थे इस ब्रेड को बेचने के, जो पैसे हुआ करते थे, बिल्स हुआ करते थे, वह महीने के अंत में लेता था। मंथली अकाउंट्स यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। और हर किसी का जो महीने का हिसाब होता था, मंथली अकाउंट्स यानी कि महीने का जो हिसाब होता था, वह दीवार पर एक पेंसिल से लिखा जाता था। वॉल यानी कि वह दीवार पर पेंसिल से लिखा जाता था। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज। पुराने दिनों में बेकिंग बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल प्रोफेशन यानी कि लाभदायक व्यापार था उस समय में। लाभदायक व्यापार था, प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था पुराने दिनों में। मुझे लगता है कि अभी भी है, बट पुराने दिनों में वो ज्यादा लाभदायक था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड। जो बेकर और उसका परिवार हुआ करता था वह कभी भी भूखा नहीं रहता था। स्टार्व्ड यानी कि कभी भूखा नहीं रहता था। He, his family and his servants always looked happy and prosperous. जो बेकर था वो, उसका परिवार और जो उसके नौकर थे जो उसके लिए काम करते थे, वह सभी बहुत खुश और प्रॉस्पेरस लगते थे। प्रॉस्पेरस का मतलब होता है वह सफल लगते थे या संपन्न लगते थे। सफल या संपन्न लगते थे। Their plump physique was an open testimony to this. और जो उनका प्लम्प फिजिक यानी कि जो बेकर हुआ करते थे वह थोड़े से हेल्दी हुआ करते थे। वह थोड़े से हेल्दी हुआ करते थे, या कह सकते हैं कि वह, अच्छा शब्द होगा कि वह तंदुरुस्त लगते थे। तंदुरुस्त लगते थे या स्वस्थ लगते थे। तो उनकी जो ये तंदुरुस्ता थी उसी को देखकर हमें पता चलता था कि वह कितना ज्यादा सफल है अपने व्यापार में, वह कितना ज्यादा खुश है, उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं है। Even today, any person with a jackfruit-like physical appearance is easily compared to a baker. और आज भी अगर आपको कोई इंसान दिखता है जिसकी एक जैकफ्रूट जैसी, जो जैकफ्रूट जैसा दिखता है, जैकफ्रूट यानी कि जो कि आपको कटहल जैसा दिखता है, कटहल जैसा जो भी आदमी आपको दिखता है वो, उसकी तुलना एक बेकर से की जाती है आज भी। अब अभी तक जो हमने महत्वपूर्ण शब्द पढ़े उनका मतलब। प्लम्प फिजिक यानी कि सुहाने या लुभावने ढंग से मोटा शरीर, यानी एक मोटा शरीर जो कि सुहाता है या लुभाता है लोगों को। ओपन टेस्टिमनी यानी कि एक चरित्र या गुणवत्ता के बारे में सार्वजनिक बयान, कि किसी बारे में आप एक सार्वजनिक बयान दे रहे हैं लोगों के सामने, ओपन टेस्टिमनी है। तो अब हम इस बारे में चर्चा कर लेते हैं कि अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें क्या हुआ है। अब मुझे पता है कि आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा, लेकिन तब भी कोई बुराई नहीं है अगर हम इस बारे में एक बार कुछ प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं। तो पहला प्रश्न है, व्हाट डिड द बेकर्स वेयर? पहला, इन द पोर्चुगीज डेज। तो जो बेकर्स थे वो क्या पहनते थे पुर्तगाली दिनों में? तो पुर्तगाली दिनों में जो बेकर्स थे वह कबाई नाम की एक पोशाक पहनते थे जो कि एक फ्रॉक थी और वह उनके घुटनों तक पहुंचती थी। दूसरा है, बेकर्स जो थे वो क्या पहनते थे व्हेन द ऑथर वाज यंग? जब जो लेखक थे वह जवान थे, बच्चे थे, तब वह क्या पहनते थे बेकर्स? तो बेकर्स तब एक पैंट पहनते थे या फिर शर्ट और पैंट पहनते थे
और वह एक ऐसी पैंट हुआ करती थी जो कि घुटनों से नीचे हुआ करती थी, लेकिन पूरी लंबाई वाली पैंट से ऊपर हुआ करती थी, जैसे कि हमने उस चित्र में भी देखा था। दूसरा प्रश्न है, हु इनवाइट्स द कॉमेंट ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पादेर बाय? कौन सा ऐसा इंसान है जिसे ये कहा जाता है कि वह पादेर की तरह कपड़े पहने हुआ है और क्यों? तो वो लोग जो अभी आज भी ऐसी पैंट पहनते हैं, यानी कि हाफ पैंट पहनते हैं जो कि घुटनों से नीचे पर पूरी लंबाई की पैंट से थोड़ी छोटी होती है, तो उनके लिए कहा जाता है कि वह एक पादेर यानी कि एक बेकर की तरह कपड़े पहने हुआ है, क्योंकि यह उनकी पोशाक हुआ करती थी। तीसरा प्रश्न है, वेयर वर द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड? कि जो बेकर था उसके मंथली अकाउंट्स जो थे, यानी कि जो उसके महीने का हिसाब था, वह कहाँ पर रिकॉर्ड होता था, उसका कहाँ पर उसके बारे में लिखा जाता था, उसका महीने का हिसाब? तो वह दीवार पर पेंसिल से लिखा जाता था। और चौथा प्रश्न है, व्हाट डज अ जैकफ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन? कि एक कटहल जैसे दिखने वाले का कि एक इंसान कटहल जैसा दिख रहा है, इसका क्या मतलब है? तो जब किसी इंसान के लिए कहा जाता है कि वह कटहल जैसा दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि वह एक तंदुरुस्त इंसान है, यानी कि या फिर कह सकते हैं प्लम्प इंसान है। वह एक प्लम्प इंसान है, तो उसके लिए कहा जाता है कि इसकी कटहल जैसा वह दिख रहा है। अब हम आते हैं प्रश्न 1 पर। Is bread an important part of Goan life? How do you know this? क्या ब्रेड एक महत्वपूर्ण हिस्सा है? गोवा में रहने वाले लोगों की जिंदगी का? How do you know this? और आपको ये बात कैसे पता है? तो अब ये तो हमें इस कहानी को पढ़ने के बाद समझ आ ही गया है कि ब्रेड बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है गोवा के लोगों के लिए। अब हम देखते हैं हमें ये चीज़ के बारे में कैसे पता चलता है। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि जब कोई शादी हो रही है, तो शादी की भेंट में या किसी त्योहार या दावत पर या फिर जब एक मालकिन की, जो घर में जो मालकिन है, जब उनकी बेटी की सगाई हो रही होती है, तब उन्हें सैंडविचेस बनाने होते हैं। तो इन सब चीज़ों में जो ब्रेड है वो बहुत ही ज़्यादा एक महत्वपूर्ण हिस्सा हमें दिख सकता है कि है गोवा के लोगों के लिए, क्योंकि हर त्योहार, हर उत्सव में ब्रेड का इस्तेमाल होता ही होता है। और इसीलिए लेखक ये भी कहते हैं कि कैसे जो भट्टियाँ हैं जिनमें ब्रेड बनती है, वह आज तक मौजूद है गोवा में और एक गाँव का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो अब हमारा ये जो कहानी थी, ये तो यही खत्म हो गई है, लेकिन अगली बार हम इसे वापस से दोहराएंगे ताकि हमें किसी भी चीज़ को लेकर शंका ना रह जाए मन में कि हमें ये समझ नहीं आया, हमें वो समझ नहीं आया। मैं चाहती हूँ आपकी हर तरीके की जो प्रॉब्लम है वह सुलझ सके। तो इसलिए कल हम इस कहानी को वापस से दोहराएंगे। धन्यवाद।